नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीरीज की शुरुआत हमने आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए की थी, ताकि इस परीक्षा में करंट घटनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आते हैं आप उन्हें ठीक तरीके से हल कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। इस सीरीज में हमने विभिन्न सेगमेंट्स के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समाहित करने का प्रयास किया है, लेकिन इन सेगमेंट्स में भी कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको उनके अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने एक अलग खंड, एक अलग सेगमेंट आपके लिए बनाया है, जिसको हम विविध के नाम से जानते हैं, मिसलेनियस के नाम से जानते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम विविध से संबंधित होगा, जिसमें हमने कुछ ऐसी खबरों को शामिल किया है जिसमें हम किसी भी सेगमेंट्स के अंतर्गत समाहित करने में असमर्थ थे। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर को देखने का प्रयास करते हैं। आज की हमारी जो सबसे पहली खबर है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक से जुड़ी हुई है और इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, या इसको हम कह सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी इसको हम वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इसके अंतर्गत जो भारत को रैंकिंग वर्ष 2023 में प्राप्त हुई है, वो 40वीं रैंकिंग भारत को प्राप्त हुई है। वर्ष 2015 में भारत को 81वें स्थान पर रखा गया था, और अगर हम 81वें स्थान के 40वें स्थान से तुलना करें तो भारत के अंतर्गत, भारत की इस रैंकिंग के अंतर्गत एक सिग्निफिकेंट प्रगति को ये प्रदर्शित करती है। यानी पिछले 8 वर्षों में भारत ने नवाचार के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, निरंतर प्रगति की है, और इसी के कारण उसको ये स्थान प्राप्त हुआ है। जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, तो आपको इसका अर्थ ठीक ठीक पता होना चाहिए। बौद्धिक संपदा का सामान्य मतलब क्या होता है? बौद्धिक संपदा का सामान्य मतलब होता है हमारी बुद्धि की रचना। तो बुद्धि की रचना आपकी कलात्मक कार्य के रूप में हो सकती है, साहित्यिक कृति के रूप में हो सकती है, किसी आविष्कार के रूप में भी हो सकती है, या वाणिज्य के क्षेत्र में आप नए प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, या नए नाम का इस्तेमाल करते हैं, नए चित्र का, ग्राफिक का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें आपकी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती हैं। तो इसी से संबंधित एक संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। चीन के 24 और अमेरिका के 21 क्लस्टर की तुलना में भारत में विश्व के शीर्ष 100 में से केवल 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर उपस्थित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ऐसे क्लस्टर माने जाते हैं जो विशेष तौर से इनोवेशन के क्षेत्र में नई नई प्रगति की लेकर के हमारे सामने आते हैं। इसलिए क्लस्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और चीन के पास कितने हैं? 24 क्लस्टर हैं, और अमेरिका के पास 21 क्लस्टर हैं। इसलिए ये दिखाता है कि किस प्रकार भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्लस्टर्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। और साथ ही इन क्लस्टर्स का जो विस्तार है भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज के शहरों में भी होना चाहिए, क्योंकि जो 4 क्लस्टर स्थित हैं वो चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में ही स्थित हैं। अगर भारत इनका विस्तार करता है तो निश्चित तौर से बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में यहाँ बहुत तीव्र प्रगति होने की संभावना रहेगी। वर्ष 2023 की जो रैंकिंग शामिल की गई है उसमें स्विट्जरलैंड को सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था, सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी के रूप में व्याख्यायित किया गया है। और इसके बाद जो स्थान आता है वो आता है स्वीडन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ब्रिटेन का और सिंगापुर का। वर्ष 2023 की जो रैंकिंग है, जो इंडेक्स है, वो इस वर्ष विश्व भर की 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान करता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शीर्ष 100 नवाचार समूहों की पहचान भी स्थापित करने का प्रयास करता है। ये सूचकांक प्रति वर्ष जारी किया जाता है। कौन सा सूचकांक? वैश्विक नवाचार सूचकांक को। और किसी अर्थव्यवस्था के नवाचार यानी इनोवेटिव इकोलॉजी, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक प्रमुख उपकरण माना जाता है, एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, एक प्रमुख बेंचमार्किंग उपकरण भी है, जिसका उपयोग नीति निर्माताओं, व्यापारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा बढ़ते समय में नवाचार के क्षेत्र में हो रही प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो वस्तुतः ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है, इसके बारे में भी कुछ सामान्य तथ्यों को आपको जानना चाहिए। और दरअसल ये एक वैश्विक, एक स्व वित्त पोषित, सेल्फ फाइनेंस्ड एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की।
विश्व बौद्धिक संपदा जो है ये सेवाओं यानी विभिन्न तरह की सर्विसेज, नीति, पॉलिसी, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसकी सदस्य संख्या 193 यानी 193 सदस्य देश इसके अंतर्गत आते हैं और इसका जो उद्देश्य है वो एक बैलेंस्ड, एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रणाली सिस्टम के विकास का नेतृत्व करना है, जो सभी के लिए लाभ के लिए, सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता यानी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सक्षम बनाता है। इसका जो अधिदेश है, अधिदेश का मतलब क्या हुआ, इसका जो मैंडेट है, इसका जो शासी निकाय है यानी जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो वाइपो अभिसमय कन्वेंशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो अभिसमय कन्वेंशन हुआ उसमें निर्धारित किया गया था, जिसने वर्ष 1967 में वाइपो की स्थापना की। यानी वाइपो अभिसमय के अंतर्गत वाइपो अभिसमय में ही इसके मैंडेट को, इसके शासी निकाय को, इसके प्रोसेसेस को निर्धारित किया गया था और उसके बाद 1967 में वाइपो की स्थापना की गई थी। इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य है। डब्ल्यूएचओ की एक पहल पिछले दिनों लगातार चर्चा में थी, जिसको हम स्पेक्स 2030 पहल के रूप में जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? आपने देखा होगा कि विश्व भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो दृष्टि के दृष्टिकोण से यानी जो आंखों के दृष्टिकोण से नेत्र दोष की समस्याओं से पीड़ित हैं। उनमें से एक बड़े हिस्से को चश्मे की भी आवश्यकता पड़ती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नेत्र देखभाल की सुविधाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए, इस संकट को देखते हुए वर्ष 2021 में आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड और जन केंद्रित यानी पीपल बेस्ड, पीपल सेंटर्ड नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए स्पेक्स 2030 नामक एक पहल शुरू करने पर एक सहमति बनी। किसके दौरान? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान, 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो वर्ष 2021 में आयोजित की गई थी। जब हम स्पेक्स की बात करते हैं तो ये किन किन शब्दों से बन करके मिला है? स्पेक्स, स्पेक्स। तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये सभी 5 स्टेक होल्डर्स को शामिल करता है। पहला स्टेक होल्डर्स इसका क्या है? इंप्रूव एक्सेस टू रिफ्रैक्टिव सर्विसेज। रिफ्रैक्टिव सर्विसेज में किस तरह की चीजें आ जाती हैं? जैसे आपकी आंखों की जांच करना, और अगर आपकी आंखों की जांच में किसी प्रकार का आपको दृष्टि बाधित एक किसी न किसी तरह की समस्या आती है, चाहे वो दूर दृष्टि से संबंधित हो और चाहे पास की दृष्टि कमजोर हो या आपके रेटिना में समस्या आती हो, तो उस तरह की रिफ्रैक्टिव सर्विसेज तक आपकी पहुंच को बढ़ाना। फिर बिल्ड कैपेसिटी ऑफ पर्सनल टू प्रोवाइड रिफ्रैक्टिव सर्विसेज। इन रिफ्रैक्टिव सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए, इनको उपलब्ध कराने के लिए पर्सनल यानी मानव संसाधनों की संख्या बढ़ाना, एक उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। इसमें आ जाता है पी यानी बिल्ड कैपेसिटी टू पर्सनल, पर्सनल्स की संख्या बढ़ाना, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करना। तीसरे में ई के अंतर्गत आता है इंप्रूव पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी एजुकेशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को नेत्र रोगों के बारे में एक जागरूकता प्रदान करना। इसके बाद सी के अंतर्गत आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्विसेज। आम जन तक रिफ्रैक्टिव सर्विसेज तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि वे लागत प्रभावी हों और आम जन की पहुंच में उनको बनाया जाए। इसी प्रकार से S4 आता है स्ट्रेंथन सर्विलेंस एंड रिसर्च। सर्विलेंस क्यों बढ़ाया जाना चाहिए? ताकि हमें समाज में नेत्र रोगों के फैलाव के बारे में सही तरह से एक डेटा हमारे पास उपलब्ध हो और उस डेटा के आधार पर हमें नीति निर्माण करना और उन नीतियों को क्रियान्वित करना आवश्यक हो। उन नीतियों को क्रियान्वित करने की एक पृष्ठभूमि का निर्माण हो सके। तो ये स्पेक्स की पूरी एक फुल फॉर्म का निर्माण करता है और सभी स्टेक होल्डर्स को इसके अंतर्गत शामिल करने की बात करता है। स्पेक्स 2030 पहल की जो शुरुआत है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की जाएगी और एक सामान्य तौर से एक सहमति बनी थी वर्ष 2021 की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान। और इस पहल का लक्ष्य क्या होगा? गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सदस्य देशों की सहायता करना।
इसका एक दूरगामी विजन भी है और इस दूरगामी विजन के अंतर्गत एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जिसमें अपवर्तन दोष यानी किसी रिफ्रैक्टिव दोष से जूझ रहे प्रत्येक व्यक्ति के पास इसके निदान हेतु गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और जन केंद्रित सेवाओं तक इसकी पहुंच स्थापित हो। इसी प्रकार से अगर आप इसके मिशन को देखें तो इसका जो मिशन है वो अपवर्तन दोष यानी रिफ्रैक्टिव कमी अगर किसी की आंख में रहती है, उसके आंख में किसी भी व्यक्ति की कोई ना कोई दोष रहता है, तो रिफ्रैक्टिव दोष कवरेज पर 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा समर्थित वर्ष 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सदस्य देशों की सहायता करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी प्रकार से यह पहल जो है ये रिफ्रैक्टिव दोष कवरेज में सुधार हेतु प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्पेक्स के अक्षरों और उनके अर्थों के अनुरूप 5 रणनीतिक रूप से हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित कर वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करती है। अभी आपको ये 5 रणनीतिक हितधारक बताए गए थे जो स्पेक्स की फुल फॉर्म के आधार पर है। स्पेक्स को हर शब्द एक तरह के हितधारक को अभिव्यक्त करता है। WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2.2 अरब से अधिक लोग दृष्टि संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं और इसके अंतर्गत ये विशेष रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल विशेष महत्व रखती है। इनमें से लगभग 1 अरब मामलों को उचित नेत्र की देखभाल करके रोका जा सकता है। दृष्टि बाधित या अंधेपन से पीड़ित 90% व्यक्ति निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निवेश करते हैं और इस प्रकार का भी अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व की 50% आबादी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकती है, उसकी संभावना है। और यह भी अनुमान लगाया गया है कि निकट भविष्य में विश्व की आधी आबादी को चश्मे की आवश्यकता पड़ सकती है और इसी कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वर्ष 2021 में जो मीटिंग हुई उसमें स्पेक्स जैसी पहल पर एक सहमति बनाई गई। आगे बढ़ते हैं और एक और मिशन की बात करते हैं जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2014 में की गई थी। लगातार चर्चा में क्यों आ रहा है? चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस योजना के तहत परिकल्पना की गई थी कि सभी स्वदेशी नस्लों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, लेकिन सभी स्वदेशी नस्लों की गुणवत्ता में सुधार के बजाय इसने देश भर में गाय की केवल एक स्वदेशी किस्म जिसको हम गिर के नाम से जानते हैं उसी को प्रमुखता प्रदान की है और उसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। जैसा कि अभी आपको बताया गया वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और आरंभ में विभिन्न स्वदेशी गोजातीय किस्मों यानी गाय से संबंधित अलग अलग जो स्वदेशी किस्में हैं उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले शुक्राणु पर शोध करने, उस पर रिसर्च करने और विकास करने के लिए एक डिजाइन तैयार किया गया था। किंतु इस मिशन ने मुख्य रूप से गिर गायों पर ही ध्यान केंद्रित किया है और अन्य नस्लों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। गिर प्रजाति की गायों को प्राथमिकता दिए जाने का जो प्रमुख कारण है वो दूध उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी अनुकूलता है। यानी न केवल वो दूध उत्पादन करने में बेहतर दूध उत्पादन करने में सक्षम है बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के भी अनुकूल है। उन्हें देश के अलग अलग क्षेत्रों में अगर ले जाया जाता है तो वो अन्य क्षेत्रों के प्रति भी अनुकूलित हो जाती है। वर्ष 2019 में की गई पशुधन जनगणना के अनुसार वर्ष 2013 के बाद से शुद्ध नस्ल की गिर गायों में 70% की वृद्धि देखी गई है। तो इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आए हैं और इसके विपरीत अगर हम दूसरी तरफ देखें तो साहिवाल और हरियाणा जैसी अन्य स्वदेशी नस्लों की समान वृद्धि नहीं हुई है और कुछ नस्लों की संख्या में गिरावट भी देखने को मिली है और इसीलिए एक्सपर्ट्स ने इसके प्रति एक चिंता व्यक्त की है क्योंकि इस प्रकार का पैटर्न एक चिंता उत्पन्न करता है भारत में स्वदेशी मवेशियों की नस्लों में विविधता के नुकसान के बारे में संकेत करके। विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कुछ अधिक दूध देने वाली गोजाती नस्लों की बजाय स्वदेशी नस्लों में से आनुवंशिक रूप से बेहतर गायों की पहचान करने और प्रजनन करने का सुझाव इस प्रकार के एक्सपर्ट्स देते हैं कि वस्तुतः अधिक दूध देने वाली गोजाती नस्लों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए बल्कि जो आनुवंशिक रूप से बेहतर गायें हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और उन्हीं के प्रजनन पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। जो विविध प्रकार के गोवंश हैं उनकी आबादी, भारत में विविध प्रकार की गोवंशों की आबादी है जिनमें से प्रत्येक गाय विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। ये एक सामान्य तथ्य है। अलग अलग गाय की प्रजाति है और भारत में अलग अलग गाय की प्रजाति अलग अलग क्षेत्रों के प्रति अनुकूलित है। लगातार क्रॉस ब्रीडिंग से
वर्गीकृत किस्मों में क्षेत्र विशिष्ट लक्षण विलुप्त हो सकते हैं। अगर लगातार क्रॉस ब्रीडिंग होती है, संकरण होता है, तो जो क्षेत्र विशिष्ट लक्षण है वो विलुप्त हो सकते हैं। और इसका एक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बद्री गायों को गिर गायों के साथ संकरण करने से, यानी उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करने से, किसकी क्रॉस ब्रीडिंग? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बद्री गायों की क्रॉस ब्रीडिंग गिर गायों के साथ करने से दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उनमें शारीरिक बदलाव आ सकता है, जिससे बचना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य के लिए हो सकता है कि एक सही स्थिति न हो। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। एक और रिपोर्ट लगातार वर्ष 2023 में चर्चा में रही, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। दुनिया भर में प्रवासन प्रवृत्तियों का, यानी माइग्रेशन ट्रेंड्स का ये विश्लेषण करती है, और उस विश्लेषण करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पैटर्न पर अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन रिपोर्ट जारी की गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ओईसीडी संगठन द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2021 और 22 में भारत चीन को पछाड़कर ओईसीडी देशों में प्रवास का प्राथमिक स्रोत बन गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में मुख्यतः पश्चिमी यूरोप के देश शामिल है, हालांकि इसमें कई विकासशील देश भी शामिल हैं। दोनों वर्षों में, यानी वर्ष 2021 और 22 में जो हमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है कि भारत लगातार इस सूची में शीर्ष पर रहा है, और भारत से 41 लाख प्रवासियों के साथ, यानी 41 लाख प्रवासी बाहर विभिन्न देशों में गए हैं। वहीं इसके बाद भारत के बाद चीन का स्थान है, जहां से 23 लाख नए प्रवासी अलग अलग देशों में गए हैं, और जो तीसरे स्थान पर है वो 2 लाख प्रवासियों के साथ रोमानिया है। इस रिपोर्ट में इस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। अगर हम रूस यूक्रेन, आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया था, और उसके बाद ओईसीडी क्षेत्र में रिकॉर्ड संख्या में शरणार्थियों का अंतर्वाह हुआ। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, इसमें अधिकांश देश यूरोप से ही जुड़े हुए हैं, और जिसमें 10 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए और विस्थापित होकर शरणार्थी बने। भारत, उज्बेकिस्तान, तुर्की से श्रमिकों के प्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि इसके अंतर्गत नोटिस की गई है, और वहीं पर हम देखते हैं कि यूक्रेन के बाद प्रवासन वाले प्रमुख देश बन गए हैं। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो प्रवासन है वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला? यूक्रेन। श्रमिकों का प्रवासन देखने को मिला। और उससे पहले अगर हम यूक्रेन के बाद देखें श्रमिकों का प्रवासन किसके बाद किन देशों में से हुआ है, तो वो भारत, उज्बेकिस्तान और तुर्की से सबसे अधिक श्रमिकों का प्रवासन हुआ है। सभी 4 गंतव्य देशों में, यानी सबसे बड़े 4 गंतव्य देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन। उनमें 10 वर्ष दर वर्ष 21% से 35% के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की वृद्धि दर्ज की गई है। और 5वां गंतव्य देश जो है कनाडा, उसमें प्रवासन की जो वृद्धि दर है वो कम रही है, केवल 8% रही है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.05 मिलियन, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 10 लाख लोग नए स्थायी प्रवासी के रूप में गए हैं, और अन्य 4 देशों में जो प्रवासियों की संख्या है वो 4,40,000 से 6,50,000 के बीच है। और समय के साथ जो लेबर प्रवासन है, जो लेबर का माइग्रेशन है, श्रमिक प्रवासन का क्षेत्र है, वो काफी बढ़ गया है। और वर्ष 2022 में जो श्रमिक प्रवासन है वो स्थायी प्रकार के प्रवासन का 21% है, और वर्ष 2019 में ये जो प्रवासन था ये 16% है। यानी जो टोटल माइग्रेशन होता है, टोटल प्रवासन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, उसमें श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रमिक अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा प्रवासन कर रहे हैं। इसका मतलब सामान्य तौर से ये हुआ। अगर हम ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट संगठन की बात करते हैं, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हुई थी। इसका सामान्य उद्देश्य विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना और आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना है। अधिकांश ओईसीडी देश जो हैं वो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है, और इन्हें विकसित देश माना जाता है। जब हम मानव विकास सूचकांक की अधिक होने की बात करते हैं, तो उसका सामान्य मतलब क्या हुआ कि वहां पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की और जीवन प्रत्याशा की बेहतर स्थिति है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका पेरिस में है। और इसके साथ ही इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 38 है। ओईसीडी देशों में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश कौन कौन से हैं? अप्रैल 2020 में कोलंबिया, या दक्षिण अमेरिकी देश है कोलंबिया, इसके अंतर्गत शामिल हुआ। और उसी प्रकार से मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका मई 2021 में इसके अंतर्गत शामिल हुआ। भारत इसका सदस्य नहीं है, और बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। ओईसीडी देशों का प्रमुख आर्थिक भागीदार होने के बावजूद भी भारत इसका सदस्य नहीं है। एक शिखर सम्मेलन लगातार चर्चा में रहा, जिसको हम एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से लाभ हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कई चेतावनियां भी प्रस्तुत की हैं और कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मानव के लिए ये खतरनाक साबित हो, वही मानव श्रम को ये प्रतिस्थापित करने की भी क्षमता रखती है। तो कई तरह की आशंकाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जताई गई हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित हुआ? ये इंग्लैंड के बेलेचली पार्क में इसको आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु वैश्विक दृष्टिकोण एक प्रमुख परिवर्तन को चिन्हित करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने इस पहले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बेलेचली पार्क घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए। यानी एक घोषणा भी, बेलेचली पार्क घोषणा भी इसके अंतर्गत की गई, और इसको ऐतिहासिक घोषणा माना जा रहा है, क्योंकि ये एडवांस्ड एआई सिस्टम यानी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसे फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी जाना जाता है, उसके जो संभावित जोखिम है, उससे जुड़े हुए जो संभावित रिस्क हैं और उसके जो लाभ हैं, उनको संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ, एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और एक समन्वित दृष्टिकोण, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण जो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने की बात करता है, उसको बनाने का एक प्रयास कर रहा है। जो फ्रंटियर एआई है, यानी जो एडवांस्ड एआई सिस्टम है, उसको अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जनरेटर एआई मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मांग के आधार पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसे यथार्थवादी और विश्वसनीय आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम है। यानी अगर आप इससे टेक्स्ट के बारे में या इमेज के बारे में या ऑडियो और वीडियो के बारे में कोई विश्वसनीय आउटपुट चाहते हैं, तो उसी प्रकार से ये आपकी मांग के आधार पर इन सब चीजों को उपलब्ध कराता है, और जिसका दुरुपयोग भी किए जाने की संभावना है। और इससे संबंधित इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ही इस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बेलेचली पार्क डिक्लेरेशन फ्रंटियर एआई जोखिमों से निपटने हेतु एक पहला वैश्विक समझौता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, और ये विश्व के प्रमुख एआई खिलाड़ियों, यानी जो प्लेयर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेयर्स के बीच उस स्तरीय पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने का प्रयास करता है। उनकी प्रतिबद्धता चाहता है कि वो इसके सुरक्षा जोखिमों को कम करने का प्रयास करें। ये मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को स्वीकार करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष रूप से फ्रंटियर इंटेलिजेंस यानी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा उत्पन्न जोखिमों की पहचान करता है, और विशेष रूप से जैसे साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और दुष्प्रचार जैसे डोमेन में जानबूझकर या अनजाने में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसी के साथ साथ ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिमों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है, क्योंकि अंतर्निहित रूप से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समस्या है, ये एक वैश्विक समस्या है, ये क्षेत्रीय समस्या के रूप में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, और इसीलिए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग को स्थापित करने की बात करता है, चाहे कंपनियां हो, चाहे नागरिक समाज हो, चाहे शिक्षाविद हो। इस घोषणा पत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो बेलेचली घोषणा पत्र है, उसमें एक नियमित एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की स्थापना की भी घोषणा की गई, जो फ्रंटियर एआई सुरक्षा पर बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगले शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो 1 वर्ष के भीतर फ्रांस द्वारा की जाएगी, और वहीं दक्षिण कोरिया जो है वो अगले 6 महीनों में एक मिनी वर्चुअल एआई शिखर सम्मेलन की भी एक अध्यक्षता करेगा, उसको भी
उसकी भी मेजबानी करने का प्रयास करेगा। एक और खबर लगातार वर्ष 2023 में चर्चा में रही, जिसको हम जानते हैं वन्य जीव तस्करी एवं संगठित अपराध का संबंध, WJC रिपोर्ट, यानी वन्य जीव वर्ल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन की एक रिपोर्ट है जो वस्तुतः वन्य जीव तस्करी और संगठित अपराध में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है और इसलिए हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो संगठित अपराध से निपटने हेतु एक समर्पित गैर लाभकारी संगठन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जानते हैं वन्य जीव न्याय आयोग यानी वर्ल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन के नाम से, उसने एक नई रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट का शीर्षक है संगठित अपराध के अन्य रूपों के साथ वन्य जीव अपराध का अभिसरण। अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस, 2023 की समीक्षा। ये वर्ष 2021 में प्रकाशित पहली रिपोर्ट की अनुवर्ती है, उसके बाद आने वाली पहली रिपोर्ट है जिसमें वन्य जीव तस्करी के मानव तस्करी, धोखाधड़ी, प्रवासी तस्करी, अवैध दवाओं, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ने वाले 12 केस अध्ययनों का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें 12 केस स्टडीज प्रस्तुत की गई है जो किससे जुड़ी हुई है, मानव तस्करी से जुड़ी हुई है, वन्य जीव तस्करी से जुड़ी हुई है, धोखाधड़ी से जुड़ी है, प्रवासी तस्करी से जुड़ी है, अवैध दवाओं और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में पहली बार अवैध रेत खनन के पर्यावरणीय अपराध का भी वर्णन किया गया है। रिपोर्ट वन्य जीव तस्करी और संगठित अपराध के विभिन्न रूपों के बीच एक मजबूत संबंध को उजागर करने का प्रयास करती है और साथ ही इन कनेक्शनों में संरक्षण जो रैकेट बने हुए हैं, जो जबरन वसूली होती है, हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध ड्रग्स, कर अपवंचन जो टैक्स इवेजन होता है और भ्रष्टाचार जो होता है, इन कनेक्शंस को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस पर भी एक विस्तार से प्रकाश डाला गया है। पहली बार जो रिपोर्ट थी, पहली बार रिपोर्ट अवैध रेत खनन को एक पर्यावरणीय अपराध के रूप में पहचान करती है। और जब हम रेत की बात करते हैं, रेत एक महत्वपूर्ण संसाधन है। रेत के बारे में भी कुछ फैक्ट आपको जान लेना चाहिए। रेत कई जगहों पर एक कच्चे माल के रूप में काम करता है और विश्व में दूसरा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संसाधन है। रेत के बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। जहां पर अगर हम रेत की बात करें तो एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग कंक्रीट निर्माण में होता है, डामर में होता है, जैसे तारकोल का निर्माण आप करते हैं, बिटुमेन का निर्माण करते हैं तो वहां भी रेत का प्रयोग होता है। कांच बनाने के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष लगभग 40-50 बिलियन टन रेत संसाधनों का दोहन किया जाता है। उनके निष्कर्षण का जो प्रबंधन है वो कई देशों में अनुपयुक्त तरीके से किया जाता है, यानी गलत तरीके से किया जाता है। गलत तरीके से उसको नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। मैनेज करने के जो तरीके हैं वो सही नहीं है। रियो जो ये रिपोर्ट है जो वर्ल्ड लाइफ जस्टिस आयोग से जुड़ी हुई है, ये अनियमित रेत निष्कर्षण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बात करती है, उस पर प्रकाश डालती है और विश्व स्तर पर बताती है कि किस प्रकार से रेत एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बना हुआ है। रिपोर्ट वन्य जीवों की तस्करी की बढ़ती गंभीरता पर भी प्रकाश डालती है, जिससे यह गंभीर आपराधिक गतिविधियों से निपटने में महत्वपूर्ण भी हो सकती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है रणनीतियां प्रदान करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों में जो कानून एनफोर्समेंट है, जो लॉ एनफोर्समेंट है और जो नीति निर्माता है उनको मदद मिल सके। एक और रिपोर्ट लगातार चर्चा में रही वर्ष 2023 में, जिसको हम प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट SEI क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा भी इसको जारी किया जाता है। इसी प्रकार से 3 जनरेशन एनवायरमेंटलिज्म E3G के नाम से जिसे जाना जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट वर्ष 2023 प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के अनुरूप वैश्विक स्तर के मुकाबले कोयला, तेल और गैस के सरकार के नियोजित और अनुमानित उत्पादन का आकलन करती है। यानी वैश्विक जो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पेरिस समझौते के अंतर्गत हमने वैश्विक तापमान को लेकर के कुछ लक्ष्य तय किए थे। वे लक्ष्य क्या थे कि किसी भी सूरत में हम वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देंगे और संभव हुआ तो उसको हमारा पूरा प्रयास होगा उसको रोका जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसके अनुरूप जो हमारे अलग अलग जीवाश्म ईंधनों का प्रोडक्शन है, यानी जो कोयले का प्रोडक्शन है, तेल का प्रोडक्शन है, गैस का प्रोडक्शन है, तो उस
तापमान लक्ष्य के अनुरूप इनका जो प्रोडक्शन होना चाहिए उसके अनुरूप ये देखती है कि किस प्रकार से सरकार नियोजित तरीके से अपना उत्पादन कर रही है और उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लक्ष्य के अनुरूप जीवाश्म ईंधनों का कितना उत्पादन होना चाहिए और वस्तुतः सरकार अपनी नीतियों के तहत कितने लक्ष्य कितना उत्पादन कर रही है, तो उसमें एक प्रोडक्शन गैप कितना बना हुआ है, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है। प्रोडक्शन गैप एक और बार और समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा है। प्रोडक्शन गैप सरकारों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तर के बीच का अंतर है। यही चीज आपको समझाई गई थी अभी। रिपोर्ट के अनुसार सरकारें वर्ष 2030 में 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा के अनुकूल जीवाश्म ईंधन से दोगुना उत्पादन करने की योजना बना रही है। यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी हमारा वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंचे, उसके लिए हमें जीवाश्म ईंधनों का जितना उत्पादन करना है, वस्तुतः सरकार जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन उससे लगभग दोगुना करने की योजना अलग अलग सरकारें बना रही हैं। और अगर हम इसकी तुलना 2 डिग्री सेल्सियस से करें तो हमारे पास ये आंकड़ा निकल करके आता है कि जीवाश्म ईंधनों का अलग अलग सरकार उतना उत्पादन कर रही है कि वो वस्तुतः 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना उत्पादन होना चाहिए उससे 69% अधिक है, जो अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यानी हम जीवाश्म ईंधन का अधिक उत्पादन कर रहे हैं वास्तव में, जो हमें करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और इसलिए अधिक अपफ्रंट जलवायु कार्रवाई की हमें आवश्यकता है, हमें क्लाइमेट एक्शन की जरूरत है। कुल मिलाकर सरकारी योजनाओं और अनुमानों से वर्ष 2030 तक वैश्विक कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी, जबकि ये कमी होनी चाहिए, तथा कम से कम वर्ष 2050 तक वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यानी वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में भी कमी होनी चाहिए अगर हम नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। कोयला उत्पादन में भी कमी होनी चाहिए अगर हम उस अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही आंकड़ों से हमें पता लगता है, इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 है, कि इन सभी में वृद्धि हो रही है। और ये पेरिस समझौते के तहत सरकार की प्रतिबद्धताओं की इस उम्मीद के साथ टकराव है कि नई नीतियों के बिना भी कोयला, तेल और गैस की वैश्विक मांग इस दशक में चरम पर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकारें कहती हैं कि बिना नीति निर्माण के ही जो जीवाश्म ईंधन है, यानी जीवाश्म ईंधन में कोयला, तेल और गैस की जो वैश्विक मांग होगी वो अपने चरम पर पहुंच जाएगी, वो पीक पर पहुंच जाएगी। और पीक पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे इनकी जो डिमांड है, इन जीवाश्म ईंधनों की जो डिमांड है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे कोयला है, वो धीरे धीरे कमतर होती चली जाएगी बिना नीति निर्माण के, ये सरकार कहती है। लेकिन अगर वो पेरिस समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहते हैं तो वस्तुतः उन्हें नीति निर्माण करना होगा। इस लाइन का यह अर्थ हुआ। प्रमुख उत्पादक देशों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यानी जो नेट जीरो लक्ष्य है, नेट कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, यानी एक ऐसी अवस्थिति प्राप्त करना जहां पर कार्बन उत्सर्जन अलग अलग गतिविधियों से, अलग अलग मानक गतिविधियों से उतना होता है जितना हमारे पर्यावरण की ताकत है उसे सोखने की, उसके सिक्वेस्ट्रेशन की। तो उस स्थिति को हम कहते हैं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का वादा प्रमुख उत्पादक देशों ने किया था और जीवाश्म ईंधन उत्पादन से उत्सर्जन को कम करने के लिए पहल शुरू की है। लेकिन किसी ने भी वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप कोयला तथा गैस उत्पादन को कम करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है। यानी इस लक्ष्य को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ना बढ़े उस तक को सीमित कर ले वैश्विक तापमान को, उसके लिए जो कोयला, तेल और गैस उत्पादन को कम करने की प्रतिबद्धता है वो प्रमुख देशों ने अभिव्यक्त नहीं की है। भारत ने अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जो इच्छित रूप से घोषित राष्ट्रीय लक्ष्य है, उसके अंतर्गत घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45% की वो कमी करेगा। और साथ ही उसने कहा है कि वर्ष 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन का भी वो क्षमता, ईंधन
के माध्यम से, यानी इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो विद्युत उत्पादन है वो 50% तक गैर जीवाश्म जो ईंधन है उससे उत्पादित होगा। ये भारत ने वर्ष 2030 तक अपना लक्ष्य रखा है। एक योजना लगातार चर्चा में रही पिछले वर्ष, जिसको हम कहते हैं पीएम जनमन योजना, जो वस्तुतः जो विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए शुरू की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना पर प्रकाश डाला है और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उत्थान के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। यह पहल उनकी जो विशेष चुनौतियां हैं, इस समुदाय द्वारा जो फेस की जाने वाली विशेष चुनौतियां हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेगी और इनके क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके उनकी क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयास करेगी, रोजगार के बेहतर अवसरों का निर्माण करेगी। पीएम जनमन एक सरकारी योजना है। उद्देश्य क्या हुआ? जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। ये योजना अलग अलग केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी विशेष रूप से पिछड़े हुए, विशेष रूप से सुभेद्य जो जनजातीय आदिवासी समुदाय हैं उनके सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगी। इस योजना के माध्यम से या ये योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देखरेख किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी और पीवीटीसी वाले गांवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इस योजना के तहत यानी पीएम जनमन योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच स्थापित करना, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण करना, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, बेहतर न्यूट्रिशन प्रदान करना, पोषण प्रदान करना और सड़क और दूर संचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका है उसके अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना करना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड ऊर्जा प्रणाली, सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। वहीं योजना से पीवीटीसी के साथ भेदभाव और उनके बहिष्कार के विविध रूपों का समाधान करके राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय योगदान का यानी उनका जो एक अनोखा योगदान किसी न किसी रूप से रहता है, किसी न किसी मूल्य के रूप में रहता है, चाहे वो वन उपज के रूप में हो, वन उत्पादों के रूप में हो या किसी इनोवेशन के रूप में हो, उसको मान्यता प्रदान किया जाएगा और महत्व देकर पीवीटीसी के जीवन की गुणवत्ता को और उसके कल्याण में वृद्धि करने की इसके अंतर्गत उम्मीद की गई है पीएम जनमन योजना के माध्यम से। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कौन होते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से हमें जान लेना चाहिए। आदिवासी समूहों की एक विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी समूहों की, या आप कह सकते हैं कि आदिवासी समूहों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी एक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1960-61 में एक आयोग ने काम किया था जिसको हम ढेबर आयोग के नाम से जानते हैं। ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही वर्ष 1973 में एक आदिम जनजातीय समूह यानी पीवीटीसी को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें घटती या स्थिर आबादी यानी ऐसी आदिवासी समूह को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था जिनकी आबादी या तो घट रही है या बिल्कुल स्थिर है, आबादी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो पूर्व कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं यानी जो सामान्य तौर से स्थानांतरण कृषि पर भिन्न है, जो समय समय पर स्थान बदलकर अलग अलग स्थानों पर खेती करते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार हैं और कम साक्षरता वाले जनजातीय समूहों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। यानी इन 3-4 समुदायों को जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे घटती या स्थिर आबादी को, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग को, आर्थिक पिछड़ेपन को और कम साक्षरता को, उसी के अंतर्गत पीवीटीसी को इन सारे आधारों पर शामिल किया गया था। ऐसे आदिवासी समुदायों को, इन समूहों को जनजातीय समुदायों के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना गया था और वर्ष 2006 में पीटीजी यानी पहले वर्ष 2006 से पहले इनका क्या नाम होता था, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप होता था, विशेष ट्राइबल ग्रुप होता था। फिर इनका नाम बदलकर पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया और दूर दराज और दुर्गम इलाकों में जो रहते हैं, जो खराब बुनियादी ढांचे के शिकार हैं और प्रशासनिक सहायता न मिलने के कारण अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, इस तरह के लोगों को इसमें शामिल किया गया। भारत में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय रहते हैं और सबसे ज्यादा जो पीवीटीजी समुदाय हैं
वो वस्तुतः ओडिशा में है, जिनकी संख्या 15 है। तो ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी समुदाय है और इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 की संख्या है, बिहार और झारखंड में 9, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु में 6 और केरला और गुजरात में 5 पीवीटीजी की पहचान की गई है। इसके अलावा शेष जो समुदाय है वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हुए हैं। अंडमान में जो सभी 4 और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजातीय समूह है, उनकी पहचान पीवीटीसी के रूप में की गई है, उनको इसके रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एक और परियोजना लगातार चर्चा में रही, जिसको हम गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम से जानते हैं। ये गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है? ये वस्तुतः भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की है और इसी परियोजना को हम किस नाम से जानते हैं? गेलेफू परियोजना। अगर आप इस प्रकार से ये भूटान की अवस्थिति यहाँ पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भूटान की सीमा है वो यहाँ पर सिक्किम से मिलती है और अधिकांश सीमा जो है इसकी यहाँ पर भारत के असम राज्य से मिलती है। तो यहीं पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में भूटान के राजा ने एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की परिकल्पना की है, उसकी योजना की घोषणा की है, जिस योजना को सामान्य तौर से हम गेलेफू परियोजना के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का आर्थिक गलियारा भी आप इसे कह सकते हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा होगा। इस परियोजना में शून्य उत्सर्जन उद्योग, शून्य उत्सर्जन का मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन न करता हो, जो ऐसी गैसों का उत्सर्जन न करता हो जो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में होती हैं और जो जलवायु परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। तो शून्य उत्सर्जन उद्योग तथा एक माइंडफुलनेस शहर जो पर्यटन और कल्याण में भूटान की शक्ति के रूप में स्थापित होगा और बुनियादी ढांचा कंपनियों को शामिल करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इस परियोजना के विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित होने का अनुमान है, जिसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश की सुविधा के लिए विभिन्न कानूनों के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। इस अगर परियोजना की बात करते हैं तो भूटान तथा दक्षिण एशिया के लिए परिवर्तन के बिंदु के रूप में इसे व्याख्यायित किया जा रहा है। भारत सरकार ने भी इस परियोजना के लिए, गेलेफू परियोजना के लिए, गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। ये रेलवे लाइन होगी, ये रेलवे लाइन असम तथा पश्चिम बंगाल में सड़क मार्गों और सीमा व्यापार बिंदुओं से भी जुड़ेगी और अंततः भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर तक भी पहुंच प्रदान करेगी। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं, आप जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से से म्यांमार लगा हुआ है, म्यांमार से थाईलैंड लगा हुआ है, थाईलैंड की सीमा साझा होती है कंबोडिया से और वहीं से थाईलैंड से नीचे की तरफ आप मलेशिया की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सिंगापुर तक पहुंच स्थापित करता है। अगर हम भूटान की बात करें तो आप जानते हैं कि भूटान भारत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के मध्य स्थित एक देश है और भूमि से घिरा हुआ है, यानी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री की एक नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि उसकी समुद्र तक पहुंच नहीं होती और भारत इस बात का ख्याल रखता है कि जितना भी इसका व्यापार हो वो समुद्र के रास्ते, तो भारत उसको एक रास्ता देने का प्रयास करता है ताकि उसके उत्पादों को समुद्र के माध्यम से अलग देशों तक पहुंचाया जा सके। भूटान की राजधानी थिम्पू है और वर्ष 2008 में वहां पर लोकतांत्रिक परिवर्तन हुआ था। 2008 में पहले लोकतांत्रिक चुनाव के बाद भूटान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया और भूटान के राजा जो हैं वो इसके राज्य प्रमुख हैं। यानी राज्य प्रमुख कौन हुआ? भूटान के राजा हुआ और लोकतांत्रिक आधार पर जो सरकार गठित होती है उस सरकार के मुखिया जो होते हैं वो भूटान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये विविध सेक्शन के अंतर्गत कुछ खबरें थी जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि ये पूरा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।